अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मियोसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज कंसिस्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, उनमें डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो रही होती है, जबकि हमारी बॉडी के जो गैमेटिक सेल्स हैं, यानी ऐसे सेल जो हमारे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं, जैसे मेल्स के टेस्टिस के अंदर बनने वाले सेल्स, फीमेल की ओवरीज के अंदर बनने वाले सेल्स, ये वाले सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवाइड होते हैं। ये आपको डिफरेंस आना चाहिए। माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, मियोसिस का प्रोसेस गैमेटिक सेल्स के अंदर होता है। मियोसिस अकर्स इन गैमीट्स। माइटोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, और मियोसिस से पहले आपने माइटोसिस का लेक्चर लाजमी देखना है, तभी आपको मियोसिस क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि मियोसिस के दो पार्ट्स हैं और दूसरा जो पार्ट है वो एग्जैक्ट कॉपी है माइटोसिस की। मियोसिस का जो फिनोमेना है ये आपको गैमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगा, यानी स्पर्म्स एंड एग्स में देखने को मिलेगा ये फिनोमेना। और स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं? अगर मेल्स की ह्यूमंस की बात की जाए तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। एग्स कहाँ पर बनते हैं? ओवरीज के अंदर बनते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेसिकली मियोसिस के जरिए जो सेल्स बनते हैं जिन्हें गैमीट्स कहा जाता है, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं इन द रिप्रोडक्शन, और इसी के ज़रिए जो नए आने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशन भी आती है। कैसे वेरिएशन आती है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। गैमीट्स जो हैं, जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। कैसे होता है वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। गैमीट्स फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। ओवरीज एंड टेस्टिस के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, यानी जो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, वो डिवाइड होकर हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं, और फिर वो गैमीट्स स्टे करते हैं वहाँ पर कुछ अरसे के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन का फिनोमेना हो सके, फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना हो सके। की फीचर्स ऑफ मियोसिस की अगर हम बात करें, यानी मियोसिस में कौन कौन से की फीचर्स अकर हो रहे हैं। मियोसिस इन्वॉल्व टू साइकिल। माइटोसिस में एक ही साइकिल होता है जिसमें 4 फेजेस होते हैं, जबकि मियोसिस 2 साइकिल्स में अकर होता है, एक मियोसिस 1 एंड एक मियोसिस 2। बट डीएनए की रेप्लिकेशन एक ही वक्त होती है जब वो इंटरफेज में हो रही होती है। नंबर 2, इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। मियोसिस के अंदर, मियोसिस के फिनोमेना में गैमीट्स जो बनते हैं वो होमोलोगस रिकम्बिनेशन की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की रिकम्बिनेशन की वजह से बनते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं, जो होमोलोगस, आप जानते हैं क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, जो एग्जैक्ट कापी होते हैं एक दूसरे के, बट उनके अंदर जो जीन्स की कम्बिनेशन है, सीक्वेंस है, वो चेंज हो सकती है। वो होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट अकर होता है, और जो नए बनने वाले क्रोमोसोम्स, उससे जो नए क्रोमोसोम्स बनते हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। और यही वजह है, जो क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे तो उनका डीएनए भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, जीन्स भी थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। इसी वजह से जो डॉटर सेल्स या डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो थोड़े बहुत वेरिएट करते हैं, पेरेंट से सिमिलर भी होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैटर्न ऑफ जीन्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, मियोसिस के एंड पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं। डिप्लॉइड सेल्स यानी जिनमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, या जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होता है वो होता है, जैसे 46 इन ह्यूमन। जबकि माइटोसिस के अंदर जो सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। हाफ इसलिए होता है कि क्योंकि एक गैमीट का हिस्सा एक पेरेंट से जाता है, एक गैमीट का हिस्सा दूसरे पेरेंट से जाता है, यानी स्पर्म मेल से आता है, एग फीमेल से आता है, दोनों में हाफ हाफ क्रोमोसोम नंबर होंगे, तो वो मिलकर अगेन से डिप्लॉइड क्रोमोसोम बन जाएंगे, अगेन से 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। हैप्लॉइड सेल यानी 23 क्रोमोसोम नंबर ह्यूमंस के अंदर एक सेल में होते हैं, गैमीट के अंदर। 2 गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, तो दोबारा से वो क्रोमोसोम नंबर बराबर से अटेन हो जाता है, दोबारा से उसको एक्वायर किया जाता है। मियोसिस के एंड पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, और वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। मियोसिस
दो साइकिल में अक्कर होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 को देखते हैं। मियोसिस 1 के फिर अगेन 4 फेजेज हैं जैसे कि माइटोसिस के थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो मियोसिस 1 के भी 4 फेजेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सो प्रोफेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट अकर हो रहे हैं जो कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन को लीड करते हैं। सो प्रोफेज 1 को फर्दर कुछ कैटेगराइज किया गया है, 5 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अगर ये आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्रोफेज के अंदर जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं उनका आना ज़रूरी है। सो लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज आ जाती है जिसमें क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल। सो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सेल है, सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है, और क्योंकि मियोसिस भी क्या है, कैरियोकाइनेसिस का एक हिस्सा है, न्यूक्लियर डिवीजन का एक हिस्सा है। सो हमारा फोकस कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस के ऊपर होगा। सो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में क्या हो रहा होता है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस में भी कुछ इवेंट्स वैसे ही होंगे। सो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेल की, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इवेंट तो सिमिलर होंगे जैसे ही माइटोसिस में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये अपोजिट पोल में मूव करना शुरू करेंगे। यहाँ से अपोजिट पोल इधर चली गई, फिर कोई सेंट्रोसोम इधर आ गया, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में मूव कर गए, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। ये सारे इवेंट अकर होते हैं। बट मेन इवेंट कौन कौन से अकर हो रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट स्टेज है, जिसे लेप्टोटीन कहा जाता है, इसमें यानी कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, यानी क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म इख्तियार करना शुरू कर देता है। फिर सेकंड स्टेज आ जाती है जाइगोटीन, जाइगोट से निकला है, यानी मैचिंग हो रही है किसी चीज़ की। सो जाइगोटीन स्टेज के अंदर साइनेप्सिस अकर होती है। साइनेप्सिस बोलते हैं जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, करीब होते हैं, जुड़ते हैं, उस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। सो यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में सेम हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। सो प्रोफेज 1 का जो जाइगोटीन स्टेज है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, जिस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है, यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गया। फिर थर्ड स्टेज आ जाती है जिसे पैकाइटीन स्टेज कहा जाता है, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ओके, ये एक क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमाटिड है, एक क्रोमाटिड ये आ गया, एक क्रोमाटिड ये आ गया, ये और ये क्रोमाटिड आपस में सिस्टर क्रोमाटिड हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट कापी हैं एक दूसरे के। जबकि ये इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया, ये और ये आपस में एग्जैक्ट कॉपी हैं, सो दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमाटिड। जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो दो क्रोमाटिड्स हैं, यानी एक क्रोमाटिड ये आ गया, एक दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड आ गया, ये क्रोमाटिड्स एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हैं, यानी ये आपस में रिलेशन में नहीं हैं। सो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 जिसे पैकाइटीन कहा जाता है, उसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी ये एक क्रोमाटिड है, एक ये क्रोमाटिड है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा पेयर है। सो ये आपस में इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉस सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना अकर होता है जिसे कहते हैं कि क्रोमाटिड्स जो हैं, यानी ये जो बाजू हैं क्रोमोसोम के, क्रोमाटिड टूटते हैं और रिकनेक्ट होते हैं, यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड टूटेगा, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और इसी के जरिए जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। ओके, पैकाइटीन स्टेज की समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन, क्याज़मेटा फॉर्म्स। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्याज़मेटा बनता है। क्याज़मेटा बोलते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसे क्याज़मेटा कहा जाता है। सो ये फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 जिसे डिप्लोटीन कहा जाता है, इसमें बनती है। ओके, सो एक्चुअल फिनोमेना क्या हो रहा है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए, क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब यह है यहाँ पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनी है जिसे क्याज़मेटा कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। सो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद
इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड आपस में क्या हो गए हैं, रिकनेक्ट हो गए हैं, डिस्पैच होकर ब्रेक होकर रिकनेक्ट हो गए हैं, यानी इंटरस्पर्स्ड हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। सो क्रोमोसोम अब इस तरीके से दिखाई देंगे। यह एक क्रोमोसोम था, इन्हें मैंने डिफरेंट कलर में इसीलिए ड्रा कर रखा है ताकि आपको समझ आए। सो यह एक क्रोमोसोम है, इसके एक क्रोमेटिड के अंदर दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट एंटर हो चुका है और ये वाला पार्ट कट होकर दूसरे क्रोमोसोम के अंदर एंटर हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं कि दो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है इंटरचेंज हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, यानी जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो चुकी है, रिकम्बाइन हुए हैं दो क्रोमोसोम आपस में। और इनका जो जीन का सीक्वेंस है, क्योंकि क्रोमोसोम्स में जीन्स वगैरह डीएनए प्रेजेंट होता है, सो जीन के सीक्वेंस एक दूसरे से चेंज हुए हैं। सो जो नए बनने वाले सेल्स होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स वेरिएट करेंगे, डिफरेंट होंगे टू द पेरेंट सेल एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेनास प्रोफेज 1 के अंदर हो रहे होते हैं। लास्ट स्टेज है जिसे डाइकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा होता है, यानी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सो ये सारे मैकेनिज्म प्रोफेज 1 के अंदर हो रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है मियोसिस का, जिसके अंदर ये सारे फिनोमेनास हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है जिसे मेटाफेज कहा जाता है। मेटाफेज 1 इसे हम कहेंगे सिमिलरली जैसे माइटोसिस में होता है, मेटाफेज में एक लाइनअप हो जाते हैं क्रोमोसोम। सो मेटाफेज 1 मियोसिस का जो मेटाफेज है उसके अंदर भी क्रोमोसोम लाइनअप हो जाते हैं, बट इस तरीके से लाइनअप होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर ऊपर वाले सेंट्रोसोम के साथ अटैच होगा और एक पेयर नीचे वाले सेंट्रोसोम के साथ अटैच होगा और एक इस तरीके से लाइन बना देंगे, यानी दोनों साइड से ये अटैच नहीं होंगे जैसा कि माइटोसिस के मेटाफेज में होते हैं, दोनों साइड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि एनाफेज स्टेज के अंदर ये वाला क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर ऊपर वाले पोल पे चला जाएगा, एक पेयर नीचे वाले पोल में चला जाएगा। सो क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, यानी क्रोमोसोम आपस में डिवाइड नहीं हुए, यहाँ से टूटा नहीं है, एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। सो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस के अंदर। सो एनाफेज स्टेज में क्या हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स की मदद से सेंट्रोसोम ने एक पुल फोर्स लगाई है और क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया है। इस स्टेज को कहा जाता है एनाफेज। सो सेंट्रोमेयर डू नॉट डिवाइड, होल क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल। सो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम थे, सो 2 क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल में चले गए, 2 क्रोमोसोम नीचे वाले पोल में चले गए। सो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। नेक्स्ट फेज आ जाता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा, ये जो अपोजिट पोल में क्रोमोसोम गए हैं इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसे टीलोफेज कहा जाता है। फिर टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस का फिनोमेना होगा, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो 2 सेल बनेंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर मियोसिस 1 का प्रोसेस एंड हो जाएगा। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगा और मियोसिस 2 एग्जैक्ट कॉपी है माइटोसिस के। अगर आपको माइटोसिस आता है तो मियोसिस 2 आप वही लिख लें। सो यहाँ पर इस सेल को हमने ले लिया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हैं, 2 रह गए हैं। सो एक सेल है, कंप्लीट सेल बना हुआ है। सो फर्स्ट स्टेज आ जाएगा कौन सा, प्रोफेज 2। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी, सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल में जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज आ जाएगा जैसे मेटाफेज कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगी टू द सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम लाइन हो जाएंगे सेंटर के अंदर। फिर क्रोमोसोम को एक पुल फोर्स लगेगी, यहाँ पर क्रोमोसोम को दोनों साइड से सेंट्रोसोम्स की जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्होंने पकड़ रखा है। सो दोनों साइड से जब पकड़ कर खींचेंगी तो क्रोमोसोम आधे से डिवाइड हो जाएगा। सो एक क्रोमोसोम 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट फेज आ जाएगा जिसे एनाफेज कहा जाता है, यानी क्रोमोसोम का जो स्प्लिट होने के बाद आधा पोर्शन है वो नीचे वाले पोल में चला गया, आधा दूसरे पोल में चला गया। सो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 2 था, यहाँ पर एक पोल पर भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, दूसरे पोल पर भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, बट उसका डीएनए मटेरियल जो है वो हाफ हो चुका है। इसका अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो पिछले लेक्चर देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद डेफिनेटली टीलोफेज स्टार्ट होगा, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, उसी तरीके से सेल डिवाइड हो जाएगा और 4 डॉटर सेल बनेंगे, यानी एक सेल था उससे 2 बने, फिर जो 2 सेल्स हैं 2 इससे और बन जाएंगे, एक सेल यहाँ पर एक सेल यहाँ पर,
2 हिस्से बन जाएंगे एक सेल यहाँ पर। सो टोटल हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस, और जो 4 सेल्स बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, यानी वो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होंगे। यही वजह है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो होती है वो मियोसिस के अंदर हमें देखने को मिलती है, और जो आने वाले डॉटर सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस भी इसी फिनोमेना की वजह से पैदा होती हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।